So, hello guys, and here we are with the next concept, which is liberty, the concept of liberty in India. ठीक है. अब इस पैरा के अंदर एक इंट्रो के बेसिस पे what we are going to study is कि how did this word came into Indian text या फिर into Indian constitution या कह सकते हो how did this word entered India. कैसे आया, मतलब ये liberty जैसा शब्द जो है वो कैसे आया हमारे टेक्स्ट में. क्योंकि 20th सेंचुरी तक फ्रीडम, देखो जब भी मैं फ्रीडम बोलती हूँ लिबर्टी बोलती हूँ ना, बेसिकली इनको एज अ सिनोनिम ही यूज़ किया है. इनका जो डिफरेंस है ना बीच का, दैट हैज़ अ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन. तो जब आप आगे फर्दर स्टडीज़ करती हो तो ज़्यादा आपको डिफ्रेंशिएट करके पता जाता है. वरना यहाँ तक तो आप आराम से चिल होकर लिबर्टी फ्रीडम को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो. हाँ, वो अलग बात है अगर आपके प्रोफेसर स्ट्रिक्ट हुए तो वो कह सकते हैं या आपको वहाँ पॉज़ करके बोल सकते हैं कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, आप लिबर्टी और फ्रीडम को ऐसे सिनोनिम्स यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज दे आर यूज्ड एज सिनोनिम्स. ठीक है, इस बुक में भी यूज़ किया गया है. तो यहाँ पर बोला गया है कि 20th सेंचुरी तक तो फ्रीडम का मतलब यही समझा जाता था कि अंग्रेज़ों से आज़ादी, बस इतना ही मतलब था, इससे ज़्यादा नहीं था. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इस पैरा में कि लिबर्टी इंडिया में आया कैसे. तो जब भी हम किसी कंसेप्ट को पढ़ना शुरू करते हैं ना कि वो आया कैसे इंडिया में, कैसे वो ग्रो हुआ, तो हम उसके रूट्स में जाते हैं. और रूट्स होती है इंडियन टेक्स्ट से शुरू होती है कि हमारे इंडियन टेक्स्ट में ये वर्ड कहाँ था. फिर जब इंडियन टेक्स्ट में देखा तो एक ही वर्ड रिलेटेड या आप उसे रिलेटिंग मिला लिबर्टी के साथ, वो था मुक्ति. उसके बाद जब कॉलोनियल पीरियड आया तो उस टाइम जो कॉलोनियल टेक्स्ट थे, कॉलोनियल स्टडीज़, वेस्टर्न एजुकेशन थी, वहाँ पर ये वर्ड आया. ठीक है, इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है. ठीक है, इंस्टीट्यूशनल स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन से फिर इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न सोशल थिंकिंग. उसके बाद जब मिडिल क्लास राइज होने लगी, मिडिल क्लास राइज कैसे होने लगी, क्योंकि आपको पता है उस टाइम उन्होंने इन कॉलोनियल्स ने आईएएस के एग्ज़ाम्स करवाए थे, मतलब काइंड ऑफ, जिसमें अगर मिडिल क्लास के जो लोग थे वो अपेयर होते थे. नॉट एग्जैक्टली आई कुड से कि एग्ज़ाम काइंड ऑफ थिंग, बट हाँ, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए इंडियन लोगों को लेते थे क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज थी अपने देश की. तो उनके साथ भी इन्होंने कोलैबोरेट करके वर्क किया था. तो मिडिल क्लास लोग जो थे वो थोड़े आगे बढ़ रहे थे, आ रहे थे. और नॉन एंसेस्ट्रल सैलरीड जॉब्स, यानी कि ज़्यादातर क्या हो रहा था, खेती हो रही थी, दादा खेती कर रहा है, पिता खेती कर रहा है, उसका बेटा भी खेती कर रहा है और उसका आने वाला बेटा भी खेती कर रहा है, मतलब ये एंसेस्ट्रल जॉब थी. कोई कॉबलर है तो उसकी वो एंसेस्ट्रल जॉब हो गई कॉबलर. या फिर कोई भी किसी भी स्ट्रीम में जो वर्कर था, मछुआरा है या फिशरमैन है तो उसकी पूरी वो फिर एंसेस्ट्रल जॉब होगी, सब वही करेंगे. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट वाला है तो सारे हैंडीक्राफ्ट में, टेक्सटाइल वाला है टेक्सटाइल में. तो इन नॉन एंसेस्ट्रल जॉब्स, मतलब कि अब जो नई जॉब्स क्रिएट करे थे कॉलोनियल लोग, उनके थ्रू जब लोग पढ़ने लगे, आगे आने लगे, तब उन्हें पता चला कि अच्छा लिबर्टी जैसा कुछ है. तो धीरे धीरे ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ. फिर 20th सेंचुरी तक गांधी जी ने वर्ड दिया स्वराज, जिसको कहीं ना कहीं कंपेयर करने लग गए विद द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम. वो रिलेटेबल था. स्वराज मीन्स वॉट, सेल्फ रूल. तो 20th सेंचुरी तक फ्रीडम ही सब कुछ जो था, वो वर्ड था. और फ्रीडम मीन्स अंग्रेज़ों से आज़ादी. उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये जो वर्ड है वो ज़्यादा खुल के बाहर आया कि ओके, लिबर्टी इज़ ऑल्सो अबाउट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. अब ये एक ओवरऑल मैंने आपको लुक दिया इस पैरा के बारे में. दैट्स हाउ. नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको पैरा वाइज पैरा करवाऊंगी तो दिस विल बी द सीन. ठीक है, अब लाइन बाय लाइन जाने का सीन इज दिस बिकॉज आई रेड अ कॉमेंट वेयर वेयर अ पर्सन सेड कि बिकॉज आई रीड लाइन टू लाइन, तो उनके लिए वो ईजी हो रहा है बिकॉज दे कैन नॉट रीड द टेक्स्ट. तो आई थिंक इफ इवन वन पर्सन इज गेटिंग एन एडवांटेज ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स या रिकॉर्डेड रीडिंग्स, तो you can understand this. I cannot explain this thing much. So yes, let's go with this now. लेट्स गो विद द फ्लो. जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे हम अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करके उनको एक्सप्लेन एंड आउट इन एंड ऑल कर देंगे. ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. The term closest to liberty in the Indian tradition is mukti. Its connotations, however, are entirely overworldly. हालांकि इसके जो मतलब है वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है कि आप लिबर्टी के साथ इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज मुक्ति इज़ अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वर्ड. यू ऑल नो, राइट? सो इसकी जो मीनिंग है दैट इज़ नॉट मच कनेक्टेड टू द वर्ड लिबर्टी, बट स्टिल यही एक वर्ड मिला इनको रिलेट करने के लिए. Understood either as reunification or as deliverance from the chain of reverts, the initial understanding of mukti did not refer to freedom from social restrictions. जो पहले
के टाइम में जो मुक्ति का मीनिंग थी, विच इज बेसिकली राइट नाउ अगर हम ओवरऑल बात करें तो इट्स रिलेटेड टू स्पिरिचुअल टर्म, राइट? तो अब इस वर्ड को दो तरीके से समझा गया, या तो रीयूनिकेशन यानी कि द फॉर्मल रिजेक्शन ऑफ समथिंग टिपिकली बिलीव और क्लेम, ये इसकी मीनिंग है। मतलब कि आप, यानी कि या तो आप मुक्ति होने का मतलब या तो आप हर चीज़ को या किसी बिलीव को या किसी क्लेम को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। और डिलीवरेंस यानी सेट फ्री, मतलब आप फ्री हो, आप मुक्त हो, आज़ाद हो। इस तरीके से कुछ इसकी मीनिंग्स थी। लेकिन जो आज मीनिंग है लिबर्टी की, इतनी इस वर्ड के थ्रू वो एक्सप्रेस नहीं की गई थी, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। आगे जो आपको मेन पॉइंट्स आएंगे वो आपको मार्क करना है, ठीक है। आइडियाज ऑफ मॉडर्न लिबर्टी एंटर्ड कॉलोनियल इंडिया, दिस इज नाउ इम्पोर्टेंट। अब मॉडर्न लिबर्टी के जो आइडियाज थे वो कॉलोनियल इंडिया के थ्रू आए इन थ्री डिफरेंट रूट्स, ठीक है। कॉलोनियल लीगल अरेंजमेंट्स अकम्पनीड बाय टैक्सेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जब ये सब उन टेक्स्ट में अंडरस्टैंडिंग्स आई थी या उनकी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनल जो स्प्रेड हो रहा था, व्हाट एम आई सेइंग, जो इंस्टीट्यूशनल स्प्रेड हो रहा था वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन का, उसके थ्रू दिस वर्ड एंटर्ड, ठीक है। लिबर्टी, मॉडर्न लिबर्टी स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो कॉलोनियल लीगल अरेंजमेंट्स अकम्पनीड बाय टैसिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ये पहला वे। सेकेंड वे, इंस्टीट्यूशनल स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न सोशल थिंकिंग। जैसे आपको पता है दीज इंग्लिश पीपल, अंग्रेज जो थे, ये जो वेस्टर्न कॉलोनियल लोग थे, व्हाट दे डिड कि इन्होंने राइटिंग से भी अपना इम्पैक्ट स्प्रेड करने की कोशिश की, अपने टेक्स्ट, अपना धर्म इस बारे में पढ़ाने का इनका मेन रीज़न भी ये था कि ये अपने कल्चर से लोगों को इन्फ्लुएंस करें, ठीक है। सो इनकी रीडिंग और इनके टेक्स्ट में ये लिबर्टी जैसे कंसेप्ट भी थे। विद द राइज ऑफ द मिडिल क्लास, ये मैंने आपको बताया ही है इसमें, विद द राइज ऑफ मिडिल क्लास एंड स्प्रेड ऑफ नॉन एंसेस्ट्रल सैलरीड जॉब्स, आई हैव एक्सप्लेन दिस। तो जैसे जैसे मिडिल क्लास राइज होने लगी, क्योंकि इन कॉलोनियल लोगों को भी अब सब तो खुद नहीं कर सकते थे, ठीक है, इतना इनको भाषा भी नहीं आती थी इंडियंस की, तो इन्होंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया थ्रू देयर ओन वे एंड मीन्स, सो दैट एक तो बीच में वो एक कम्युनिकेशन वाला सिस्टम क्रिएट हो जाए, दूसरा उन लोगों को समझ सके और अपना बिजनेस जो है उसको स्प्रेड। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी बिजनेस, आई वुड से इन एवरी स्ट्रीम, राइट। तो उसके लिए इन्होंने कुछ मिडिल क्लास लोगों से, कुछ पढ़े लिखे लोगों को सिलेक्ट किया, उनको हायर किया। तो ये नॉन एंसेस्ट्रल लोग ही, सपोज अगर कोई फार्मिंग में है उनकी पूरी फैमिली, लेकिन उनमें से कोई एक थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और उनको इन्होंने हायर कर लिया, तो वो पर्सन अपनी एंसेस्ट्रल जॉब से हट के कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉन एंसेस्ट्रल सैलरी जॉब्स हो गई एंड मिडिल क्लास फैमिली ऐसे थोड़ी सी इससे थोड़ी राइज हो रही थी। फ्रीडम बिगैन टू बी एक्सप्रेस इन एन इंडिविजुअलिस्टिक मैनर, तो बोला कि हाँ यार ये भी एक साइड हो सकती है फ्रीडम की, दैट पीपल आर एक्चुअली लिविंग इन इंडिविजुअलिस्टिक मैनर। नेक्स्ट, women were elevated from their hierarchically subordinate position in the joint family to that of a companion। पहले उनकी जो पोजीशन थी वो और भी ज़्यादा सबॉर्डिनेट थी, धीरे धीरे उसमें भी थोड़ा सा राइज दिखा। फ्रीडम वॉज ऑल्सो एक्सप्रेस इन द रिलीजियस स्फीयर थ्रू अ फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशंस। फिर उसके बाद कुछ रिलीजियस एसोसिएशंस भी बनने लगी जिसमें भी फ्रीडम का रोल देखा गया। वॉलेंट्री एसोसिएशंस वर ऑल्सो फॉर्म्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स, advancement of women, sports club, etc. However, opportunities to form and enter these associations were limited to the upper caste elites only. फिर धीरे धीरे जो है ऐसी एसोसिएशंस बनने लगी, ग्रुप्स बनने लगे, एनजीओ काइंड ऑफ आप समथिंग कह सकते हो, जो एम्पावरमेंट तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, बट अपलिफ्टमेंट के लिए जो बैकवर्ड्स थे, या एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हो गए, वुमेन एडवांसमेंट के लिए, स्पोर्ट प्रमोशंस के लिए, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बनने लगे। लेकिन इनका अधिकार, इन ग्रुप्स को बनाना और इन ग्रुप्स के अंदर पार्टिसिपेंट होना, एंटर करना, ये सिर्फ अपर क्लास एलाइट्स के लिए ही था। दीज वर नॉट फॉर द कॉमन और मिडिल क्लास और फॉर द नॉर्मल पीपल। टू पाइनियर्स ऑफ फ्रीडम फ्रॉम सोशल रिस्ट्रिक्शंस इन इंडिया। टू पाइनियर्स यानी कि जिन्होंने सबसे पहले फ्रीडम का जो है डंका बजाया, आप कह सकते हो एक तरीके से। रविंद्रनाथ टैगोर एंड राजा राम मोहन रॉय वर अ पार्ट ऑफ दिस एलाइट, और ये इन एलाइट ग्रुप्स में से ही थे एंड दे फॉर्म दीज एसोसिएशंस एंड ग्रुप्स, ठीक है। In Western India, unlike Bengal, thinkers from lower caste groups began to use ideas of social freedom to attack caste hierarchy, notably Jyotibai Phule and later B.R. Ambedkar. लेकिन उसके बाद
सिर्फ इलाइट्स ही नहीं, वेस्टर्न इंडिया यानी कि उस टाइम कॉलोनियल इंडिया को वेस्टर्न इंडिया भी कहते हैं, बंगाल में जो थिंकर्स थे वो लो कास्ट ग्रुप से थे, लेकिन उसके बावजूद भी दे स्टार्टेड अटैकिंग कास्ट हिराकीज, यानी जो कास्ट भेदभाव थे उनको उन्होंने हटाने के लिए प्रयास करने शुरू किए। जैसे स्पेशली 2 नाम है, ज्योतिबाई फुले एंड बी आर अम्बेडकर। हम सबको पता है स्पेशली बी आर अम्बेडकर, दे वर्कड अ लॉट एंड आज भी देयर वर्क्स आर इफेक्टिव, आज भी उनके काम का असर है, इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था उनका, आज भी है। The meaning of freedom came to be located in the everyday life of caste indignities. Freedom had 2 aspects to it. Liberation of lower caste from upper caste domination. अब उस टाइम जो था फ्रीडम के क्या एस्पेक्ट्स थे, आज तो देखो फ्रीडम की डेफिनेशन कितनी ब्रॉड हो गई है। वुमेन के लिए अलग फ्रीडम रूल्स, मैन अलग, फ्रीडम टू चॉइस, फ्रीडम टू एजुकेशन, फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन, मतलब वैसे इट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन बट ये फ्रीडम के अंडर है। तो ये कितने सारे वाइड मतलब फ्रीडम हैज़ बिकम एक्चुअली अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा। लेकिन उस टाइम इसमें सिर्फ 2 कंसेप्ट थे। पहला तो लोअर कास्ट को अपर कास्ट के डोमिनेशन से आज़ाद करना, ठीक है, एंड अफर्मेटिव एक्शंस विद रिगार्ड टू जॉब्स इन द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अफर्मेटिव एक्शन यानी कि कोई भी सकारात्मक क्रिया, लेकिन स्पेशली जब एफर्मेटिव एक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी स्पेशली इन रिगार्ड टू जॉब्स हो रहा है कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ मिडिल क्लास या अपर कास्ट इन ग्रुप से ही लोगों को लिया जाता। तो बोला कि सबके लिए अफर्मेटिव एक्शंस होने चाहिए। दिस स्ट्रैंड रिमेन इन अ स्टेट ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद द नेशनल स्ट्रैंड। अब यहाँ पर 2 मुद्दे, स्ट्रैंड यानी कि अब जैसे एक धागा होता है इसका मतलब, लेकिन स्ट्रैंड्स यहाँ पर 2 मुद्दे जो थे छिड़े होते। एक तो ये कि फ्रीडम करो लोअर कास्ट के लिए भी, दूसरा था नेशनलिस्ट स्ट्रैंड यानी कि एक जो देश का एक अलग ही संघर्ष चल रहा था आज़ादी के लिए, ये 2 चीज़ें साथ में दौड़ रही थी, ये कॉन्फ्लिक्ट। Freedom from colonial rule. By the first decade of 20th century, the meaning of freedom came to be dominated by the idea of freedom from colonial rule. So, मैंने जैसा बोला कि फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century का था, यानी 20th century के पहले के 10 साल, फर्स्ट डेकेड, if I'm not wrong, the meaning of freedom came to be dominated by the idea of freedom from colonial rule. क्योंकि वही सबसे बड़ा मुद्दा था। लोग कॉलोनियल रूल से आज़ाद नहीं थे तो अपनी आज़ादी के बारे में क्या ही सोचते, कोई अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे जीता जब वो सबको हंटर के अंडर रख रहे थे, ठीक है। तो सबसे बड़ा मुद्दा था इस कॉलोनियल रूल से आज़ादी। बोथ द स्टैंड्स ऑफ फ्रीडम फाउंड अ प्लेस इन द व्यू ऑफ गांधी। और गांधी जी के व्यूज़ में ये जो दोनों स्टैंड्स थे, एक तो था लोअर कास्ट के लिए जो अपलिफ्टमेंट वर्क हो रहे थे, एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स प्रमोशन, ये सारी चीज़ें, और एक था फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। ये दोनों जो थे गांधी जी के व्यूज़ में डिस्क्राइब्ड हैं। गांधी अडॉप्टेड द टर्म, और फिर गांधी जी ने इनके लिए टर्म निकाला स्वराज एज एन एनालॉग टू द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। ऑलराइट, एनालॉग का मतलब होता है जिससे कंपेयर किया जाता है, तो फिर स्वराज वर्ड को कंपेयर किया जा रहा था विद द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। The very term Swaraj carries with it the 2 main components, and that it embodies Swap as in self, and Raj as in rule, and can be understood as self rule. ठीक है, स्वराज का मतलब हमें सबको पता है, एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ होता है, बट अगेन इट इज सेल्फ रूल, ठीक है, इन 2 सेंसेस। ये अच्छा पॉइंट है, नोट्स में आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको भी 2 सेंस में लिया, एक तो है रूल ऑफ सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ, ठीक है। Gandhi understood and sought to apply freedom as Swaraj in both senses of the term. Swaraj, in the context of freedom struggle in India, referred to freedom as a constitutional and political demand. ठीक है, स्वराज को फिर गांधी जी ने बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, बोला कि इट इज़ एक्चुअली रेफर टू एज अ फ्रीडम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल डिमांड। उन्होंने बोला कि ये हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांग रहे हैं या कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, एक पॉलिटिकल डिमांड है, एंड एज अ वैल्यू एट द सोशल कलेक्टिव लेवल। इट meant नॉट जस्ट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल बट ऑल्सो फ्रीडम फ्रॉम द कल्चरल अथॉरिटी ऑफ द वेस्ट। तो उस टाइम इनकी यही डिमांड नहीं थी कि हमें सिर्फ ब्रिटिश रूल से आज़ादी चाहिए, पर ये जो आपकी कल्चरल अथॉरिटी है ना, आपका वेस्टर्न कल्चर, आपके वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न स्टाइल, हमें इससे भी आज़ादी चाहिए, हमें हमारा कल्चर चाहिए। इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वराज एज रूल ओवर सेल्फ दैट वॉज हाईलाइटेड बाई गांधी इन हिज वर्क हिंद स्वराज। ये हिंद स्वराज है वो गांधी जी की लिखी गई बुक, जिसके अंदर
इन सारे कंसेप्ट को इन्होंने समझाया है, लिखा है. वेयर ही स्टेट्स इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स. उन्होंने बोला कि स्वराज तब है जब हम खुद को रूल कर सके. स्वराज इन दिस अंडरस्टैंडिंग इज अबाउट रिडीमिंग वन सेल्फ रिस्पेक्ट. तो इसमें हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल. ये नहीं कि सिर्फ पावर लेना, बल्कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पता होनी चाहिए. एंड कैपेसिटीज़ फॉर सेल्फ रियलाइजेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ डीह्यूमनाइजेशन. ये इन्होंने कंप्लीट जो थी, गांधी जी ने इनकी डेफिनेशंस दी अबाउट स्वराज. अब देखो, हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा लग रहा है ना कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग. दिस इज़ बेसिकली क्योंकि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लिबर्टी जो है वो इंडिया में कैसे एंटर हुआ. तो जब हम किसी वर्ड का या किसी भी चीज़ का वजूद जानने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप थोड़ा हिस्ट्री साइड में इंक्लाइन हो जाओगे. एंड हिस्ट्री पॉलिटिक्स ये पूरा सोशल साइंस ही है ना. इट्स ऑल ऑफ मिक्सचर. सेग्रीगेट इसलिए कर दिया गया है ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. तो कभी कभी यार आपको ऐसा पॉल साइंस पढ़ते हुए ऐसा लगे हिस्ट्री पढ़ रहे हो. हिस्ट्री पढ़ते टाइम भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप पॉल साइंस पढ़ रहे हो. फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री में भी तो पढ़ते हैं ना. दैट्स ऑल अबाउट इट. अंडरस्टैंडिंग द रियल सेल्फ एंड इट्स रियलाइजेशन. Understanding the real self and its relation to communities and societies is critical to the project of attaining Swaraj. And Swaraj का मतलब बेसिकली ऑल गांधी सेड अबाउट स्वराज इज कि सबको खुद की सेल्फ रियलाइजेशन करनी होगी. दे हैव टू रियलाइज देमसेल्व्स. और जब तक ये नहीं होता, कम्युनिटी या सोसाइटी कभी भी फ्री नहीं हो सकती, कभी भी स्वराज अटेन नहीं कर सकती. दैट्स ऑल इट हैज़ बीन सेड हियर. Such an understanding of Swaraj advocated that people must continuously strive to create a different set of institutions, structures, and processes consist with diverse cultures, traditions, as well as principles of the natural world. उन्होंने बोला कि अगर हमें इस वेस्टर्न कल्चर से आज़ादी चाहिए तो हमें खुद को समझना होगा, खुद की सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके. एंड हम सबको अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने स्ट्रक्चर्स, अपने कल्चर्स को प्रमोट करना होगा in this natural of the as well as principles of the natural world. Gandhi believed that the development that follows would liberate both individual and collective potentialities guided by the principle of justice. उन्होंने बोला कि यही जो है लिबरेट करेगा इंडिविजुअल को और कलेक्टिव पोटेंशियल्स को, एंड देन फर्दर इट विल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट. अब इस पैरा के अंदर इम्पॉर्टेंट क्या था, दैट लेट मी टेल यू. राइट, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू दिस. ओके. अब जो एक कंसेप्ट था ऑफ लिबर्टी इन इंडिया, इसका इतना ही रोल था कि आप स्वराज को समझ लो, एंड दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी. अब इसके बाद जो है द नेक्स्ट टॉपिक है लिबर्टी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वहाँ हमें इसकी क्लियर, ये बेसिकली वो इसका सेकेंड पार्ट होगा. ठीक है, फ्रीडम के बाद की बात होगी जब ये वर्ड एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया. आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में इसका सिग्निफिकेंस है, तो तब आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी. राइट नाउ इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री जिसके अंदर मोस्टली मुक्ति एंड स्वराज के बारे में बात की गई थी, और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के थ्रू ये वर्ड जो है एंटर हुआ और लोग समझने लगे. दैट्स द ओनली थिंग. समझने लगे वो भी इलाइट लोग जो एजुकेटेड थे और जिनको वर्ड का रेलेवेंस था. गांधी जी वॉज ऑलरेडी एन एजुकेटेड पर्सन, दैट टू फ्रॉम अ डिफरेंट नेशन. ठीक है, तो वही था इसमें. इट वॉज नॉट दैट डीप और डल्ड, सो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना. नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें आपको आर्टिकल्स भी याद रखने होंगे और आर्टिकल्स क्या कहते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना होगा. ऑलराइट, दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.